जो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको नया चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाएंगे। जीवों में विविधता चैप्टर 7 है। हाँ, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें क्या क्या आते हैं? जैव विविधता या विविधता, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण एवं जैव विकास, वर्गीकी के पदानुक्रम, पादप जगत, जंतु जगत। आप पादप जगत एवं जंतु जगत का वही जो है वर्गीकरण रहेगा। जैव विविधता मतलब विविधता। अब एक छोटे से क्षेत्र में बच्चों बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया भी है, पौधे भी पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं। बहुत तरीके से जंतु पाए जाते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। इस धरती के ऊपर छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े जीव भी पाए जाते हैं। सबके जीवन काल भी अलग अलग होते हैं। सब में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। सभी जीव एक दूसरे से भिन्न होते, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। इस छोटे से क्षेत्र में रहने वाले जीवों में बहुत सी भिन्नता भी है, यानी असमानताएं होती हैं। इन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे जीव होते हैं, पौधे भी होते हैं, कुछ उड़ने वाले पक्षी होते हैं, कुछ जल में रहने वाले भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, मक्खी भी होते हैं, मकड़ी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक में बहुत जीव होते, बहुत जीव होते। किसी का जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, किसी का जीवन काल बहुत कम होता है। जैसे मच्छर मक्खी का जीवन काल बहुत कम होते हैं। वही हवेल मछली है, चीड़ का पेड़ है, बहुत चलता है। कैलिफोर्निया का रेडवुड है, बहुत सालों तक चलता है, बहुत लंबा होता है। सब किसी किसी का जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है। सब में मतलब अलग अलग लक्षण होते हैं और मतलब समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है। हाँ, बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, तो इसी को जैव विविधता कहते हैं। इस धरती के ऊपर लगभग जो है 13,43,000 प्रकार के जीवों की पहचान हो चुकी है। बहुत से जीवधारियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इतने सारे जीवों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा सा हिस्सा। इतनी ज़्यादा जीव हैं, इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, उसके लिए उसको जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए समय बहुत कम है। इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकें। फिर विभिन्न वर्गों व समूह का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों से अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इस सबसे मतलब कहने का मतलब लक्षण पर पहले ध्यान देंगे। कौन से लक्षण मिलते हैं, कौन से लक्षण अलग हैं, इस आधार पर हम उनको बांटेंगे। इसी पर जीवधारियों के मुख्य बड़े समूहों का निर्धारण निर्भर होता है। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब एक कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें, तरह तरह की किताबें एक दूसरे से मैच नहीं करती, सब अलग अलग है। अब उसको हमको सजाना है और सिस्टमेटिक ढंग से रखना है, तो हम सबसे पहले 2 बड़े समूह में बांटेंगे।
जैसे मनोरंजन की किताब है वो अलग हो जाएगी और पढ़ाई की किताब अलग हो जाएगी। अब पढ़ाई की किताब जो रहेगी उसको भी हम बांट देंगे। वो साइंस की बुक अलग होगी और सोशल साइंस है, कॉमर्स है और भी है, सब किताब अलग अलग होंगी। हिंदी इंग्लिश अलग अलग होंगी। साइंस की किताब में भी केमिस्ट्री की अलग होगी, उसको भी हम कई कैटेगरी में बांटेंगे। साइंस को भी केमिस्ट्री की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, मैथमेटिक्स की अलग होगी, बायोलॉजी की अलग होगी। अब बायोलॉजी में भी जो है दो है, तो जंतु विज्ञान अलग है, जोलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है। इस तरीके से हम कैटेगराइज करके हम किताबों को अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि जब हमें स्टडी करना हो, जिस चीज़ की स्टडी करनी है आसानी से हमें मिल जाए। तो इसी तरह जीवों के लिए इतनी सारे जीव हैं, तो उनको मतलब समूहों में बांटना ज़रूरी होता है, जिससे हम आसानी से उनके बारे में जान सके। अब आते हैं मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। बच्चों ये ग्लोब की तरह है, ये बना हुआ है। ये मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में जानना है। अब ये सन है, ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हाँ हाँ, इसको ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ये सन है, हाँ ये सन है। अब इसकी किरणें जो है इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। अब हम देखते हैं कि ये लाइन यहाँ छोटी है, तो इसकी किरणें जो है, इसके किरणें जो है किरणें जो है यहाँ लाइन छोटी सबसे पहले पहुँचती है और अच्छे से पहुँचती है। यहाँ पर कितना लंबा जाना पड़ता है और छोटे से एरिया में ही पहुँच पाती, सब जगह नहीं जा पाती। यहाँ भी यहाँ पर जो है पर्याप्त पूरी तरीके से अच्छे से सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में पहुँच रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में पड़ रहा है, अच्छे से पड़ रहा है, वहाँ गर्मी भी है, नमी भी है, बराबर से है, पानी भी है, बरस रहा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से होंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा। जब सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी होगा, पौधे स्वस्थ होंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, वैरायटी भी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो जीव जंतु भी बहुत होंगे, उनकी भी संख्या बढ़ेगी, स्वस्थ होंगे। तो ये वाला जो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। हाँ, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र जो होता है, ये मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र होता है। इसमें जीव जंतु में बहुत सी भिन्नता, वैरायटीज देखने को मिलेगी। तरह तरह वैरायटीज के होंगी, तरह तरह के जीव होंगे, पेड़ पौधे होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण, सूर्य का प्रकाश जो है बहुत जल्दी और अच्छे से पहुँचता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। वही चीज़ है, किसी विशिष्ट क्षेत्र या एक समान पर्यावरण वाले क्षेत्र के जीवों में पाए जाने वाली असमानताएं या भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के परिणाम स्वरूप अलग अलग जाति या प्रजाति का एक समूह बनता है, जिसे समुदाय कहते हैं। किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। हमारी पृथ्वी पर जीवों की लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की पहचान हो पाई है। हमारी पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पर पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। हाँ, यही वाला क्षेत्र जो है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। इस मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं, ये देखना है। ये प्रश्न आता है, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र है क्या, और उसमें कौन कौन से देश आते हैं। ब्राज़ील आता है, कोलंबिया आता है, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत भी अपना आता है, इंडोनेशिया आता है और मलेशिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र ही आप आते हैं। हाँ, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र में
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जीवों की संख्या ज़्यादा होती, ऐसा क्यों? अभी हमने बताया ना कि क्षेत्रों में प्रकाश की किरणें जल्दी पहुंचती है और बहुत अच्छे से पहुंचती है, और यहाँ और साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में बहुत देर में पहुंचती है, और सब क्षेत्रों में नहीं पहुंचती है, कुछ ही क्षेत्रों में पहुंचती है। ये ऊपर वाले क्षेत्र और नीचे वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें देर से पहुंचती हैं, वो भी कुछ क्षेत्रों में ही पहुंचती है। बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें जल्दी और अच्छे से पहुंचती है। यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों को सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर रहे हैं, पौधे बहुत होंगे और वह स्वस्थ भी रहेंगे, जंतुओं को भोजन अच्छे से मिलेंगे, इससे वो भी स्वस्थ रहेंगे, संख्या भी बढ़ेगी। इससे इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों में अच्छी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेंगी, इसलिए इस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, अब आते हैं बच्चों जैव विकास पर आते हैं। इस धरती का निर्माण बहुत बहुत साल पहले हो चुका था। इसके अंदर बहुत सारे जीव आ गए। हाँ, इस धरती का निर्माण बहुत बहुत साल पहले ही हो चुका था। इसके अंदर बहुत सारे जीव भी आ गए। इन जीवों के अंदर समय के साथ बहुत परिवर्तन आए। बहुत समय के साथ बहुत परिवर्तन है। उदाहरण के लिए मनुष्य है। आज जो मनुष्य है बने हैं बहुत ही मतलब विकसित हैं। बहुत ही पहले ये बहुत ही साधारण थे, उनमें बहुत से परिवर्तन हुए। आदि मानव थे, बहुत से धीरे धीरे हजारों साल लगे होंगे मतलब विकसित होने में, परिवर्तन होते होते विकसित हुए हैं। आगे एडवांस बने हैं। आज जो है वो बहुत साल के बाद ऐसे मनुष्य बने हैं। हाँ, ये है मनुष्य जो बने हैं आदि मानव से, जो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते थे, यही वो आदि मानव कितना साधारण था, वो आज लाखों करोड़ों वर्षों से विकास होते होते कितना एडवांस, जटिल व विकसित मानव बन चुका है। आज जो मानव बना है उसको बनने में बहुत साल लगे, लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। जो सब कुछ कर सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, चला सकता है, नई नई चीज़ों को खोज सकता है, ऐसा परिवर्तन लाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। इसे ही जैव विकास कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जो सरल समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होते गए हैं। सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होने की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। हाँ, जैव विकास के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दिए थे। सबसे पहले जैव विकास के बारे में सबसे पहला थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हाँ, जो कि सही और सफल थ्योरी थी। इन्होंने एक किताब में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा था। उस किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है सब कुछ। इस धरती पर रहने वाले सब जीवों में परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ जीव ऐसे थे जिनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, वो पहले जैसे थे वैसे ही आज भी देखने को मिलते। सब में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, कुछ ही जीव में परिवर्तन हुआ, कुछ जीव में नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, जो पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। इन्हें हम आदिम या प्राचीन या निम्न जीव कहते हैं। हाँ, जो पहले जैसे थे, लेकिन जो एडवांस हो गए हैं, जटिल हो गए हैं, जिसमें विकास हुआ है, तो वो जीव उन्नत जीव कहलाते हैं। हाँ, उच्च जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, वो एक जटिल विकसित बहुत अच्छी क्वालिटी के जीव बन गए। ऐसे जीव को उन्नत जीव या उच्च जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, क्योंकि इनमें बहुत सालों से परिवर्तन हुआ, आज बहुत सोचने समझने वाला जटिल जीव बन गया है। परिभाषा
आ जाते हैं। पहला, जीवधारियों में होने वाला वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप साधारण संरचना वाले जीवधारियों से जटिल एवं अति संगठित जीवधारियों का विकास व जैव विकास कहलाता है। दूसरा है, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में दिया। सॉरी बच्चों, 1839 है। 1839 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में दिया था। तीसरा है, कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीव को आदिम या प्राचीन या निम्न जीव कहते हैं। दूसरे प्रकार के जीव को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं बच्चों वर्गीकरण पर। परिभाषा देख लेते हैं। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता एवं असमानता मतलब विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं संवर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं? असमानता समानता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं संवर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विचार सर्वप्रथम यूनानी विचारक अरिस्टोटल ने दिया। हाँ, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विचार सबसे पहले किसने दिया? यूनानी विचारक, वैज्ञानिक नहीं थे बच्चों, विचारक थे। अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने दिया। इन्होंने जीवों को उनके रहने के स्थल, हाँ यानी जल थल वायु में रहने के आधार पर वर्गीकरण किया कि जो जल में रहते हैं वो जलीय है, जो स्थल में रहते हैं वो स्थलीय है, जो हवा में उड़ रहे हैं तो वो वायुवी जीव हैं। इस तरीके से उन्होंने वर्गीकृत किया। जल, हाँ ये हो गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को अलग अलग समूह में बांटने से इनके बारे में जानने व समझने में सरलता हो, इसलिए बांटने दिया। बांटने की इसी प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। हाँ, वर्गीकरण की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है, बहुत पहले से थी। पहले के वैज्ञानिक अपने अपने विचार रख रहे थे। आज हमें पता है कि ये पक्षी है, ये मछली है, ये पौधा है। पहले ऐसा वैज्ञानिकों के बीच में कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था। इसके लिए सबसे पहले अरस्तु आते हैं। इनके अनुसार स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं वायुवीय जीव के 3 समूह बने, लेकिन वर्गीकरण का यह तरीका भ्रामक था। हाँ, क्योंकि स्थल पर रहने वाले सभी जीव बिल्कुल अलग अलग थे, वैसे ही जल में रहने वाले जीव आपस में भिन्न थे। बस एक ही समानता थी कि स्थलीय जीव स्थल में रहते हैं, जलीय जीव जल में रहते हैं, वायुवीय जीव वायु में उड़ते हैं। कोई और समानता उनमें नहीं थी। इस तरह से अरस्तु का ये वर्गीकरण, जिसमें इन्होंने सिर्फ रहने के आधार पर जीवों को बांटा था, ये असफल रहा, ये चला नहीं, क्योंकि ये ठीक ठाक से सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे। हाँ, ये वर्गीकरण नहीं दे पा रहा था। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम कैरोलस लिनियस था। इनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जब इनका वर्गीकरण असफल हुआ तो उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम कैरोलस लिनियस था। इनको जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब ये जो है इन्होंने जो है द्विव नाम पद्धति मतलब द्विव जगत वर्गीकरण मतलब विचार दिया। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लिनियस ने कहा, धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको 2 अलग अलग भागों में बांट दो। धरती पे जितने भी जीव हैं, हाँ जितने भी जीव 2 अलग अलग भागों में बांट दो।
पहला जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, हाँ, जो नहीं बना पा रहे हैं, इन दो में बांट दो। जैसे जो बना पा रहे हैं वो पादप जगत हो गया, जो नहीं बना पा रहे हैं उन्हें जंतु जगत में रखो। सभी वैज्ञानिकों ने लिनियस से पूछा कि हम किसे पादप कहें और किसे जंतु कहें। हाँ, तो इनके अनुसार दो में बांटो, पादप में बांटो और जंतु में बांटो। अब दिक्कत ये आई किसे हम पादप में रखें, किसे हम जंतु में रखें। तो उन्होंने बताया उनके कहने के अनुसार जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जो नहीं बना पाते हैं, जो बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हें पादप में रखो। जो नहीं बना पाते हैं अपना भोजन, उन्हें जंतु जगत में रखो। ये हो गया। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरों पर निर्भर है, हाँ, तो उसे जंतु जगत में रखो। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उससे पादप जगत में रखो। तो पादप जो है सूर्य का प्रकाश, हवा, जमीन से जल लेकर स्वयं अपना भोजन बनाते। इन्हें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। और जंतु जो है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इन्हें ये परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। ये जीव है, दो में बांटा लिनियस के अनुसार, पादप जगत, जंतु जगत। हाँ, ये हो गया। कोई काई है, जल में रहते हैं, वो डूबे रहते हैं जल में, सूर्य का प्रकाश लेकर अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कवक नहीं बना पाते। तो ये जो है शैवाल जो है, ये पादप जगत में आ गए। हाँ, और ये अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए जंतु जगत में है रखा गया। तो इनके अनुसार दो जगत बने, दो कैटेगरी बने। हाँ, एक पादप का और एक जंतु का बनना। बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, फिर अगली वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। चलते हैं। हाँ, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।